In this special show on NDTV, I welcome you all. और मेरे साथ आज हमारे खास गेस्ट आचार्य प्रशांत जी, जिन्हें आप जानते हैं गहरी सोच के लिए, ज्ञान के लिए और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक मुद्दों पर मूलभूत प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं आपके साथ अदिति और एक बार फिर से वेलकम करते हैं आचार्य प्रशांत जी का। आचार्य जी, जैसे कि मैंने बताया, हमारे दर्शक भी जानते हैं आपके मिलियन फॉलोअर्स हैं। सभी कहते हैं कि आपकी जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है और स्पिरिचुअल लीडर, उसको लेकर आपके अनुभवों से अगर हम समझने की कोशिश करें तो आप व्यक्ति की स्वतंत्रता और उस स्वतंत्रता से जुड़ी जिम्मेदारी को आज मैं आपसे समझना चाहूंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट उसका एक पॉइंट है फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप थिएटर से जुड़े रहे हैं, अभिनय जानते हैं, आप अभिनय के महत्व को जानते हैं, आप डिजायर टू एक्सप्रेस को भी समझते हैं। आपको क्या लगता है, एक व्यक्ति जो है क्या हर वक्त अपनी हर सोच को, हर विचार को व्यक्त करना चाहता है? अगर चाहता है तो उसे कितना फ्रीडम मिलना चाहिए, कितनी स्वतंत्रता होनी चाहिए, किस पेडेस्टल पे वो बोल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए उसको कितनी जिम्मेदारी होनी चाहिए अपने शब्दों को लेकर? देखिए, स्वतंत्रता सबसे पहले एक भीतरी चीज होती है। बाहर तो मैं वही बोलूंगा ना जो पहले मेरे भीतर है जी। और बाहरी जब गुलामी होती है, बंधन होते हैं, तो वो ज्यादा आसानी से दिख जाते हैं। किसी ने आपको ऐसे हथकड़ी लगा दी है, किसी ने आपको कहीं पर जाने से रोक दिया है, वो ज्यादा आसानी से दिख जाता है। लेकिन जो भीतरी बंधन होते हैं, जहाँ भीतरी आपको सोचने की ही अपनी ओर से आज़ादी, स्वतंत्रता नहीं है, या कुछ बातें आपने मान ही ली हैं, कुछ सीमाएं आपने अपने लिए तय ही कर ली हैं और वो सब आपके भीतर डाला गया है, बाहर से वो पता नहीं चलता। तो अभिव्यक्ति तो जीवन का ऐसे समझिए कि रस ही है। लेकिन अभिव्यक्त आप तभी कर पाएंगे खुल करके जब आप भीतर से खुले हुए होंगे। तो बाहरी स्वतंत्रता अच्छी चीज है, पर उससे पहले भीतरी स्वतंत्रता चाहिए। नहीं तो फिर हम जो बाहर बोलते हैं वो हमारे लिए भी अच्छा नहीं होता, किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। एक आदमी जो भीतरी तौर पर गुलाम है और जो पता भी नहीं कर पाया है कि वो भीतर कितनी रूढ़ियों में, कितनी विचारधाराओं में, कितनी सीमाओं में जकड़ा हुआ है, वो जब बाहर बोलता भी है तो वो अपने भीतर की, समझिए, बेड़ियों की ही आवाज़ बाहर वालों को भी सुनाता है, और ऐसे सुनाता है जैसे कोई बहुत ऊंची चीज़ सुना रहा हो। तो पहली चीज़ तो यही है कि हम अपने भीतर देखें और भीतरी तौर पर आज़ाद होने की, मुक्त होने की कोशिश करें। लेकिन अब इसमें दूसरी चीज पर आते हैं जो बड़ी रोचक है, और दूसरी चीज ये है कि भीतर तो कोई आंखों से देख नहीं सकता और कानों से सुन नहीं सकता। बाहर की ही चीजें हमें दिखाई सुनाई देती हैं, भीतर क्या है पता कैसे चलेगा? और भीतर जो है वो पता नहीं चलेगा तो उसका सुधार कैसे होगा? डायग्नोसिस के बिना उपचार, ट्रीटमेंट तो हो नहीं सकता ना। तो भीतर अगर गड़बड़ भी है, भीतर अगर बीमारी भी है, बंधन भी है, तो उसका पता तभी चलता है जब किसी को आप बोलने दें। मैं किसी से बात कर रहा हूं, वो अपने भीतर क्या लेकर के बैठा है तभी तो पता चलेगा जब वो बेचारा पहले बोल पाए। अगर वो इतना डरा हुआ है या उस पर इतनी पाबंदी है कि तू बोलेगा ही नहीं, तो फिर न वो बोलेगा, न उसके भीतर क्या है ये पता चलेगा, और न कभी उसका उपचार हो पाएगा, माने उसे स्वतंत्रता मिल पाएगी। तो इस नाते ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ये बहुत बहुत कीमती हो जाती है। हमारा संविधान है 19वां अनुच्छेद, उसमें जो स्वतंत्रताएं हैं उसमें पहली ही है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और इसको इतना कीमती माना गया है। अभी मैं आध्यात्मिक से सीधे जो उसका, हाँ, तो इसको इतना कीमती माना गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ये जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये बाकी सब फ्रीडम्स
का आधार है, हम्म मदर ऑफ ऑल अदर फ्रीडम्स है। हम्म और हम बात करते चलेंगे तो मतलब अभी मैंने सुप्रीम कोर्ट को याद किया, वैसे ही बहुत सारे और महापुरुष हुए हैं, विद्वान हुए हैं, क्रांतिकारी हुए हैं, जिन्होंने ये जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कहा है ये ऐसी चीज़ है जिसके लिए जान भी दी जा सकती है। 1984 आपने पढ़ी होगी, जॉर्ज ऑरवेल वाली। हम बार बार कहते हैं कि अभी ये ऑरवेलियन एक डिस्टोपियन दुनिया ही बनती जा रही है। तो जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था कि स्वतंत्रता कुछ नहीं है, स्वतंत्रता कोई मायने ही नहीं रखती अगर मुझे लोगों को वो कहने की स्वतंत्रता नहीं है जो वो सुनना नहीं चाहते। आपको पता है गांधी जी ने भी यंग इंडिया में कुछ ऐसा लिख दिया था कि उन पर मानहानि का मुकदमा चला था। 6 साल की सजा हुई थी, हालांकि उससे पहले ही उनको बाहर निकाल दिया गया 2-1 साल में। तो एक चीज तो वो है कि गांधी कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि कोई खफा हो गया और इसलिए उनको जेल में डाल दिया, और एक चीज ये है कि आप यूं ही कोई भद्दा चुटकुला सुना रहे हो जिससे सुनने वाले को कोई ऊंचाई, कोई आजादी नहीं मिलनी। आप गांधी जी को सुनोगे तो आपका स्वतंत्रता आंदोलन आगे बढ़ेगा, लेकिन आप कोई व्यर्थ का चुटकुला सुन रहे हो, इससे आपका क्या आगे बढ़ रहा है? कुछ आगे नहीं बढ़ रहा। और मैं चुटकुलों के खिलाफ नहीं हूं। हरिशंकर परसाई को आप देख लें, शरद जोशी को आप देख लें, इन्होंने ऐसे ऐसे व्यंग करे थे। मैं बड़ा हो रहा था, राजीव गांधी के समय की बात है, तो कहा जाता है, मैंने तो सुना नहीं, पर इन्हीं व्यंगकारों से मैंने पढ़ा था उस समय पर, कि एक जगह पर गांव वाले बोले कि इतनी गर्मी पड़ रही है कि ये जो नदी थी या नहर थी, बोले इसका पानी तक गर्म हो जाता है। तो राजीव गांधी इन मामलों में उस वक्त तक इतने दुरुस्त नहीं थे, थोड़े अनाड़ी थे। उन्होंने क्या दिया, अपने आसपास जो लोग थे उनसे पूछा इसके ऊपर शेड डलवा दें क्या? और उनकी इतनी खिंचाई हुई, वो एक बात है, और लोग खूब हंसे, उसको लेकर लेख लिखे गए, चुटकुले लिखे गए, ताने मारे गए, लोग खूब हंसे। यही काम परसाई जी किया करते थे, लोगों को हंसा रहे हैं, पर हंसा इस तरीके से रहे हैं कि हंसने हंसने में लोग कुछ सीख रहे हैं। तो हंसी बहुत अच्छी बात है, पर एक हंसाना ये होता है कि उसको मैं और गंदा करके हंसा दूंगा। कोई सस्ती चीज दे दी, हम होते ही भीतर से ऐसे हैं ना, सस्ती चीज के हम ज्यादा ग्राहक बनते हैं आसानी से, तो उस पर भी आप हंसा सकते हैं। और एक चीज होती है कि मैंने ऐसा व्यंग करा है, ऐसी सटल विट है उसमें, सूक्ष्म उसमें एक तंज है, ताना है, हास्य है, कि उससे सुनने वाला भी कुछ लाभ पा रहा है। तो सराहने वाले भी बहुत हैं, तो बताने वाला जो है वो अपना कंटेंट उसी के हिसाब से तैयार करता है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि हमें कितना बोलना चाहिए, और जो हम बोल रहे हैं उसको लेकर क्या हम जिम्मेदार हैं? जिम्मेदारी कहाँ पर पिक्चर में आती है? देखिए, पहली जिम्मेदारी तो हर इंसान की, हर व्यवस्था की, हर सरकार की सत्य के प्रति होती है। जिम्मेदारी मेरी ये नहीं है कि आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, जिम्मेदारी मेरी ये है कि मैं सच के साथ खड़ा हूं कि नहीं खड़ा हूं। और ऑडियंस पहले नहीं आती, पहले आता है वो व्यक्ति जो ऑडियंस इकट्ठा करता है। मैं अगर अंधविश्वास फैला रहा हूं तो मैं वैसी ऑडियंस अपने आसपास इकट्ठी कर लूंगा। मैं कोई सस्ती सामग्री सबको परोस रहा हूं जो आसानी से लोकप्रिय हो सकती है, तो मैं वैसी ऑडियंस अपने आसपास इकट्ठी कर लूंगा। और अगर मैं खड़ा होकर के कोई दमदार बात कर रहा हूं, वो सही हो सकती है, गलत हो सकती है, पर वो मेरी कॉन्शियंस है कि मुझे सही लग रही, गलत लग रही है ना। किसी दूसरे पैमाने पर या किसी एब्सोल्यूट स्केल पर आप कह सकते हो कि आप जो बात कह रहे हो अभी उसमें खोट है, बिल्कुल है, लेकिन वो व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, मुझे अभी यही ठीक लगता है, हो सकता है आगे चल करके मैं बेहतर समझूं, मेरे विचार बदले, वो अलग बात है। तो वहां पर एक तीसरा आदमी है जो कह रहा है मुझे एक बात ठीक लगती है और मैं उसको बोलना चाहता हूं, मुझे दिख रहा है कि इसके घातक परिणाम हो सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी मुझे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, वो फिर भी बोल रहा है, तो वो एक अलग बात है। तो ऐसा नहीं है कि ऑडियंस ड्राइव्स द कंटेंट, हमेशा ऐसा नहीं है। हाँ, पर मैं ये बिल्कुल कह सकता हूं कि बहती गंगा में हाथ धो लूं कि आजकल मैं ऑडियंस को देखता हूं, उसका इस तरीके का रवैया है, तो मैं भी ऑडियंस के पीछे पीछे चल दूंगा। जो अगर आप YouTube के लोगों की बात कर रहे हैं, तो जो एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर होगा ना, वो अपनी ऑडियंस के पीछे नहीं चलेगा, वो अपनी ऑडियंस के आगे चलेगा, और इसमें वो नुकसान भी पाएगा, पर नुकसान बर्दाश्त करेगा। वो कहेगा कि मैं कुछ ऐसा बोलने जा रहा हूं जो तुमको राह दिखाएगा, दिशा दिखाएगा, और हो सकता है तुम्हें बुरा भी लगे, हो सकता है तुम मुझसे छिटक भी जाओ, हो सकता है कि कोर्ट मुकदमा हो जाए, मुझे सजा भी मिल जाए, और तुम्हें मनोरंजन भी मिलेगा। हाँ, और तुम्हें मनोरंजन तो दूंगा ही दूंगा, क्योंकि मनोरंजन के बिना तो तुम सुनोगे ही नहीं। एक मेरे ख्याल नीचे का वक्तव्य था
कि लोगों से अगर सच बोलना है तो उन्हें हंसा हंसा के बोलना, लोगों से अगर सच बोलना है तो हंसा हंसा के बोलना, नहीं तो ये भाग जाएंगे। उन्हीं का शायद वक्तव्य है कि भीड़ जो होती है उससे अगर उसके झूठ छीनने हैं तो सहला सहला के छीनना, क्योंकि हम झूठ के प्राणी हैं, झूठ हमें बहुत प्यारा होता है। तो जब सच हमारे सामने लाया जाता है तो हमें बुरा ही लगता है, तो तब तो और जरूरी हो जाता है कि थोड़ा कोई गुदगुदाए। ठीक है, मगर कई बार ऐसा कंटेंट होता है जो आपको पहले इंट्रीग करता है, आपको रोचक लगता है, फिर आप उसे फॉलो करने लगते हैं। अच्छा, हो सकता है आप उसको इसलिए फॉलो करें क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत लोग उसे फॉलो कर रहे हैं और वो आपकी क्यूरियोसिटी को और बढ़ाता है, आप और उसे समझना चाहते हैं, पर इन द प्रोसेस कहीं ना कहीं आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। नाउ इस दौरान हमें अपने अपने सोशल मीडिया के एक्सपोजर को किस तरह से रेगुलेट करना चाहिए? देखिए, इन्फ्लुएंस तो आप होगे ही, ये सेंसेस इंद्रियां हैं, आप जो कुछ भी देख रहे हो आपको इन्फ्लुएंस तो करेगा ही। वहां पर फिर जो महत्व है ना, वो शुरू होता है सेल्फ नॉलेज का, कि मुझे ये पता चले कि मैं इन्फ्लुएंस हो रहा हूं और ये इन्फ्लुएंस मेरे साथ क्या कर रहा है। तो दो आंखें हैं जो स्क्रीन को देख रही हैं, और एक आंख ऐसी भी होनी चाहिए जो साथ ही साथ उसी वक्त खुद को देख रही है। नहीं तो इन दो आंखों से आपके भीतर क्या घुस रहा है आपको पता नहीं चलेगा, और जो घुस रहा है भीतर, वो भीतर घुस करके आपको गुलाम बना लेगा। हाँ, स्क्रीन पर ही ऐसा भी कुछ हो सकता है जो आपके भीतर घुस करके आपकी गुलामी से लड़े, पर वो कम होगा, रेयर होगा। क्यों रेयर होगा? क्योंकि वैसे लोग ही कम होते हैं, ऐसे लोग ही कम हैं जो आपको आज़ाद कराना चाहें। ज़्यादातर लोगों का स्वार्थ, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे दोस्त यार हो, चाहे दुकानदार हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, ज़्यादातर लोगों का स्वार्थ इसमें होता है कि वो किसी ना किसी तरीके से आपको अपना गुलाम बना लें, अपनी स्वार्थ सिद्धि करें। जैसे दुनिया में लोग कम होते हैं जो सचमुच आपसे प्रेम करते हो और चाहते हो कि आप आज़ाद हो जाओ भीतर से और फिर बाहर से भी, ठीक उसी तरीके से इंटरनेट, सोशल मीडिया और यूट्यूब वगैरह की दुनिया में भी ऐसे लोग कम होते हैं जो आपके सामने बात इसलिए रखते हैं कि आप आज़ाद हो पाओ। और वो कम इसलिए भी होते हैं क्योंकि वैसी बात जब रखी जाती है तो उसको देखने वाले भी कम होते हैं। जब देखने वाले कम होंगे तो बेचारा कहेगा कि ना मुझे कोई देखना चाहता, ना सुनना चाहता, मैं काहे के लिए जान दिए दे रहा हूँ। पर फिर प्रेम आ जाता है बीच में। प्रेम कहता है देखना चाहे ना सुनना चाहे, तुम प्यार तो तुमको है ना, अपनी जिम्मेदारी निभाओ। आपने जिम्मेदारी शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल शुरू में करा था, तो ये जिम्मेदारी होती है कि जो मुझे मिला है और मैं देख पा रहा हूं कि इसने मुझे बेहतर बनाया है पहले से। एक दिन था जब मैं भी बेड़ियों में था, अब मैं नहीं हूं। जो मुझे मिला, जिसने मुझे आज़ादी दी, वही मैं दूसरों तक भी बांटूं। ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, चाहे आप एक वक्ता हो, माइक लेकर के बैठे हो, चाहे आप कॉलमिस्ट हो, कलम लेकर के बैठे हो, और चाहे आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, कैमरा लेकर बैठे हो। आपको ये कहना पड़ेगा कि पहले मैं खुद तो वो पालूं जिससे कि मेरे अपने बंधन छूटे, मेरा अपना अंधेरा छटे, मैं वो पालूं और फिर मैं सब में बांटूं। यही आधारभूत बात है। हम डिजिटल एरा की तो बात कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब स्मार्टफोन्स नहीं थे, जब इस तरह से हमें कंटेंट अवेलेबल नहीं था रेडीली कि हम कुछ भी देख सके, चूज कर सके। तब आपको लगता है जीवन ज़्यादा सरल था, या आज जब इतना एक्सपोजर है तो क्या हम उसके माध्यम से कुछ सीख पा रहे हैं और हम आगे बढ़े हैं? देखिए, निर्भर व्यक्ति पर करता है। आज आपको हर तरीके की सूचना उपलब्ध है, पहले सब कुछ उपलब्ध ही नहीं था। बिल्कुल। लेकिन जब बहुत कुछ उपलब्ध हो जाए तो अवसर बढ़ जाते हैं, माने अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, साथ ही साथ खतरा माने थ्रेट भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग कोई अच्छी चीज अपने लिए चाहते ही नहीं है। हम अपने दुश्मन होते हैं, दोस्त नहीं। अब मैं अपना दुश्मन हूं। पर आज हम रियलाइज कर रहे हैं कि शायद वो पुराना जमाना भी बेहतर था। उसका कारण है, हाँ। उसका कारण ये है कि अपने दुश्मन तो हम जन्मजात ही होते हैं। गड़बड़ चीज मिले तो, कुछ खाने को भी उल्टा पुल्टा मिले, पहले हाथ उधेर को ही जाता है, फिर थोड़ा सा कहना पड़ता है कि ये चीज मेरे लिए ठीक नहीं है। ठीक है ना? कोई भी चीज हो जो हमें सेंसेस से आती है,
तो आमतौर पे हमारी जन्मगत वृत्ति यही होती है कि जो चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह हम बढ़ते उधर को ही हैं। तो दुश्मन तो हम अपने 50 साल पहले भी थे, आज भी हैं, लेकिन 50 साल पहले इतना सारा जहर उपलब्ध था ही नहीं। जहर खाने को तैयार या कचड़ा खाने को तैयार, ये या तो एक एस्पेक्ट हुआ जहर, पर एक एस्पेक्ट इंफॉर्मेशन भी तो हुआ। मैं उस इंफॉर्मेशन को ही जहर बोल रहा हूं। तो वो उपलब्ध 50 साल पहले हमारे भीतर वो वृत्ति, वो टेंडेंसी 50 साल पहले भी थी। समझ रहे हैं बात को, कि कहीं से किसी तरीके का कुछ नशा मिल जाए, ठीक है, पर तब उपलब्ध ही नहीं था, इतना नहीं था। तो क्या होता था कि सिर्फ आपूर्ति माने सप्लाई के अभाव में हम अच्छे आदमी बने रह जाते थे। आदमी तो मैं गड़बड़ हूं, पर मुझे मेरे भोग की चीज मिल ही नहीं रही है। 50 साल पहले की बात है ना, मेरे पास मौके नहीं मिल रहे, मौके भी नहीं मिल रहे, पैसे भी नहीं है, सूचना भी नहीं है, इंफॉर्मेशन जो आपने कहा वो सब है ही नहीं। तो चूंकि मौके नहीं थे, तो मौकों के अभाव में मैं सज्जन आदमी बना रह जाता था। ज्यादातर लोग जो आपको सज्जन, अच्छे, नैतिक, मोरल दिखाई देते हैं ना, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको इमोरल होने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो 50 साल पहले इतनी अपॉर्चुनिटीज थी ही नहीं, तो आदमी मजबूरी में अच्छा बना रह जाता था। बहुत अच्छे आदमी हैं मजबूरी में। अब आज वो मजबूरी नहीं है। आज आपके पास पैसा भी ज्यादा है, आज आपके पास सूचना भी ज्यादा है, आज आपके पास अवसर भी ज्यादा है, स्वतंत्रता भी ज्यादा है, आप आसानी से कहीं पहुंच भी सकते हो। तो यातायात हो गया, संचार हो गया, इनके माध्यम भी आपके पास ज्यादा है। तो वो जो हमारे भीतर पुराना जानवर है, जो कीचड़ मांगता है अपने लिए, नशा मांगता है, जहर मांगता है अपने लिए, आज उसके लिए मैदान खुल गया है। तो खुल करके अपने उपभोग की चीजें उठाता है और अपने आप को बर्बाद करता है। तो बहुत सारी सूचना आप उपलब्ध है। पहले गूगल आया, अब एआई आ गया है। एग्जैक्टली आजकल कहा जाता है देयर इज टू मच इंफॉर्मेशन अवेलेबल। टू मच नहीं है, इट्स अबाउट द क्वालिटी नॉट द क्वांटिटी। टू मच नहीं है, इट्स जस्ट दैट द वन हु इज सीकिंग इंफॉर्मेशन इज टू इग्नोरेंट। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ टू मच। तो मुझे अब मिस इन्फॉर्मेशन बहुत सारी मिल रही है, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले हैं बहुत। पहले इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो कम से कम मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन भी तो नहीं थी। मुझे कोई बर्बाद करने के लिए भी तो नहीं बैठा हुआ था। हाँ ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं हो सकता था। ज्ञान चाहिए तो कहीं दूर जाना पड़ेगा, लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा, किताब खोलनी पड़ेगी, वो सब मुश्किल थी थोड़ी। लेकिन कम से कम कोई मेरे मन को कचरे से भरने को तो तैयार नहीं बैठा हुआ था कि आप बस फोन जेब में लेके चल रहे हो, आपके जेब में ही कचरा डाले दे रहा है। बिल्कुल, आपकी टीवी स्क्रीन से लगातार आपके ऊपर कचरा फेंका जा रहा है। पहले कम से कम ये तो नहीं होता था ना। तो अब एक इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन हुआ है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन दुर्भाग्य से हमारी प्रजाति ने, हम लोगों ने अपने लिए घातक बना लिया है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन कम है, मिस इन्फॉर्मेशन ज्यादा है। तो ये हमने किया है। अपने आप में इंफॉर्मेशन बुरी बात नहीं है, पर जब मैं इंफॉर्मेशन में अपने लिए सिर्फ नशा और कचरा खोज रहा हूं, तो मैं इंफॉर्मेशन को अपने लिए घातक बना लूंगा ना। अब ये तो पानी है ना, ये तो पानी है, पानी तो घातक नहीं होता। और ये माइक है, माइक भी अपने आप में घातक नहीं। पर मैं ये पानी उठा के ऐसे यहाँ अपने सर पे डाल दूं, मैं पागल हूं। मैं ये गिलास फोड़ दूं और जो कांच उसमें से निकले उससे अपना मुंह काट लूं, गर्दन काट लूं, तो इसमें गलती ना तो इस गिलास की है ना पानी की है। मैं माइक लेके यहाँ पे किसी को फेंक दूं, कुछ करने लग जाऊं। आदमी जब गड़बड़ होता है तो आप उसको जो भी संसाधन, जो भी रिसोर्स, सुविधा देंगे, वो उसका गड़बड़ ही इस्तेमाल करेगा। न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल हो सकता है, ये यहाँ जो बिजली है इसके लिए भी, और न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल हो सकता है हिरोशिमा नागासाकी के लिए भी। हम जब गड़बड़ हैं, हमारे हाथ में जो भी पावर आता है हम उसे गड़बड़ ही इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अध्यात्म जरूरी है, ताकि हम ठीक हो पाए। हम ठीक नहीं हैं तो ये सारी तरक्की आत्मघातक है। अगर भीतरी तरक्की नहीं हो रही तो बाहरी तरक्की और ज्यादा नुकसान कर दे देती है। तो इन अ नटशेल, एक व्यक्ति को किस तरह से रेगुलेटेड रहना चाहिए? देखिए, आत्म अनुशासन अपने साथ रहना चाहिए ताकि वो उस तरह से इन्फ्लुएंस ना हो कि उसके जीवन की क्वालिटी जो है वो खराब हो। देखिए, जब मुझे साफ साफ पता चलता है ना कि मैं कौन हूं, दिखाई देने लगता है कहाँ मैं कमजोर पड़ रहा हूं, कहाँ मैं अपना ही नुकसान कर रहा हूं, और कैसे मैं बेहतर हो सकता हूं, क्या जीवन में ला करके, क्या जीवन से हटा करके, तो फिर मैं दूसरों के लिए भी जिम्मेदार हो जाता हूं अपने आप। वो एक ओढ़ी हुई जिम्मेदारी नहीं होती,
फिर मेरी हस्ती ही जिम्मेदार बन जाती है। अब ये बताइए, मुझे अगर सचमुच लगता है अपने लिए कि फलानी चीज मैं खाऊं तो वो बड़ी बढ़िया है, चॉकलेट उदाहरण के लिए, चॉकलेट, मैं खुद चॉकलेट का बहुत बड़ा प्रेमी हूं, तो मैं जिसको तोहफा भी देने जाऊंगा तो बार बार उसको क्या ही दूंगा, चॉकलेट ही दूंगा, बिना ये देखे कि चॉकलेट क्लाइमेट के लिए भी खराब है और सेहत के लिए भी खराब है। तो पहले मुझे मेरे लिए क्या अच्छा है ये तो पता चले ना, और जैसे ही मुझे वो पता चलता है मैं सबके लिए अच्छा होने लग जाता हूं। हमारी पहली जिम्मेदारी आंतरिक है, अपने प्रति है। जो भी सुधार है, बदलाव है, क्रांति है, वो भीतर से ही शुरू होगा और फिर बाहर फैल जाता है।